विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तरवैदिक काल में आर्थिक स्थिति के बारे में। यानी उत्तरवैदिक आर्यों का आर्थिक जो जीवन है वो किस प्रकार का था, उनके प्रमुख व्यवसाय क्या थे। तो उत्तरवैदिक युग में आर्यों की आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका था। आर्यों के द्वारा नए नए क्षेत्र विजित किए जा रहे थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध होती जा रही थी। अभी भी कृषि उद्योग व्यापार धंधे जो है वो स्वाभाविक रूप से प्रसारित हो रहे थे। बात हम सबसे पहले करते हैं कृषि की। तो उत्तरवैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वह खेती ही था। इस काल में जंगलों को जलाकर या कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को खेती योग्य बनाया जाता था। जो व्यक्ति सबसे पहले झाड़ियों को साफ कर खेती करता था उसे उस भूमि का स्वामी माना जाता था। उत्तरवैदिक काल में राजा के स्वामित्व में ऋग्वैदिक काल से कुछ अधिक अधिकार आ चुके थे। इस काल में विद्यार्थियों खेती का, जैसा कि मैंने बताया, बहुत विकास हुआ। खेती के तरीके जैसे बीज बोना, फसल काटना इत्यादि जो है उस क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ। कृषि हल और बैल की सहायता से की जाती थी और हलों को चलाने के लिए जो है 6 से 12 बैलों का प्रयोग किया जाता था। वहीं काठक संहिता में 24 बैल वाले हल का उल्लेख भी हमें मिलता है। और जो फसलें हैं उसमें सिंचाई के लिए वर्षा का जो पानी है, वर्षा का, वो तो प्रयोग किया ही जाता था। इसके अलावा सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का प्रयोग भी ऋग्वैदिक काल के समान ही उत्तरवैदिक काल के आर्य भी करते थे। और वर्ष में जो है 2 फसलें बोई जाती थी। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार जो शीतकाल में बोया जाता था और ग्रीष्म काल में काटा जाता था, वहीं धान वर्षा ऋतु में बोया जाता था और पतझड़ काल में काटा जाता था। गेहूं, चावल वे जौ उस काल की प्रमुख फसलें थीं। आर्यों का जो निवास मुख्यतः गंगा तथा सिंधु नदियों के किनारे उपजाऊ मैदानों एवं कछारों में था, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि में लगातार वृद्धि होती गई तथा वह लोग जल्दी ही समृद्धशाली एवं संपन्न हो गए। यजुर्वेद में उड़द, मूंग, तिल, गेहूं और मसूर आदि का वर्णन आता है। प्राकृतिक विपत्तियों जैसे ओले गिरने अथवा टिड्डी दल के आक्रमण के कारण अकाल भी पड़ जाते थे। किसान राजा को 1/6 भाग अपनी उपज का भूमि कर के रूप में देता था। वहीं देवी विपत्तियों को दूर करने के लिए अथर्ववेद में तंत्र मंत्रों का उल्लेख भी मिलता है। अब मैं बताना चाहूँगी आपको पशुपालन के बारे में। तो उत्तरवैदिक काल में पशुपालन भी उन्नत स्थिति में था। कृषि के बाद पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन था। इस युग में गायों का रखना वैभव एवं ऐश्वर्य का प्रतीक समझा जाता था। राजा किसी व्यक्ति का सम्मान उसे गाय दान में देकर करते थे। राजा जनक ने अपनी राजसभा में एकत्र विद्वानों में से सर्वश्रेष्ठ विद्वान को पुरस्कृत करने के लिए सहस्त्र यानी 1000 गायों को ही चुना था। राजा लोग भी पशुधन की कामना करते थे। गाय बैल के अलावा भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर, कुत्ते आदि पशुओं का भी पालन होता था। गाड़ी खींचने के लिए गधे भी काम में लाए जाते थे। अथर्ववेद में ऊंट गाड़ी का उल्लेख भी मिलता है। वहीं घोड़ों का अभी भी सामरिक महत्व था, क्योंकि युद्ध में रथ चलाने के लिए घोड़ों का प्रयोग होता था। चरागाहों की देखभाल के लिए अच्छा प्रबंध था। शतपथ ब्राह्मण में जो है चरागाहों को कोष्ठ कहा गया है, क्योंकि गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं और इसलिए उनका महत्वपूर्ण स्थान था आर्थिक जीवन में। इसके बाद में मैं बताना चाहूँगी आपको उद्योग धंधों के बारे में। तो उत्तरवैदिक काल में अनेक व्यवसायों का विकास हुआ, जिससे आजीविका के सहायक साधनों में वृद्धि हुई। यजुर्वेद में इनकी सूची दी हुई है। विद्यार्थियों, इस रोचक सूची में कई ऐसे प्रोफेशनल्स यानी पेशेवरों के नाम हैं जो हमें काफ़ी जो है रोचक लगते हैं। जैसे कई तरह के मछुए यानी मछुआरे, किसान और खेत बोने वाले, धोबी, मनियार, बेत का काम करने वाले, रस्सी बटने वाले, रथकार, रथ बनाने वाले, धनुषकार, धनुष बनाने वाले, लोहार, सुनार, कुम्हार, गोपालक, पेशेवरों पर सुईकारी या कीम ख्वाब का काम करने वाले, इत्र बेचने वाले, पेशेवर नट, नाविक, कर्णधार, रंगरेज, जुलाहे, नाई, लकड़ारे आदि का उल्लेख इसमें मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता विद्यार्थियों कि उस काल में अनेक व्यवसाय प्रचलित थे। जीवन की आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ ही व्यवसायों में भी वृद्धि होती चली जा रही थी। सबसे पहले हम बात अगर करें तो धातु शिल्पी की, तो ये लोग सोना, चांदी, लोहा, टीन, तांबा, सीसा आदि धातुओं से परिचित थे
और इनसे अनेक प्रकार के औजार, हथियार और आभूषण आदि बनाते थे। सोने व चांदी का प्रयोग मुख्यतः आभूषण निर्माण में होता था। उत्तरवैदिक काल में जो दूसरा प्रमुख व्यवसाय था वह था वस्त्र निर्माण। ऋग्वेद के समान इस युग में के साहित्य में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। इससे यह अनुमान होता है कि वस्त्रों का निर्माण ऊन अथवा सन के सूत से किया जाता था। कपड़ों के अलावा कंबल, शॉल, बोरे, चटाइयाँ आदि भी बनाई जाती थी। ब्राह्मण ग्रंथों से ज्ञात होता है विद्यार्थियों की करघे की सहायता से उत्तरवैदिक काल के आर्य सूत काटते थे और ये काम प्राय स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। कढ़ाई का काम भी मुख्यतः स्त्रियां ही करती थी। वहीं विद्यार्थियों एक और जो प्रमुख व्यवसाय था वह था भवन निर्माण कला। इसका भी उस समय तक पर्याप्त विकास हो चुका था। यजुर्वेद में यज्ञ की ऐसी वेदी का वर्णन मिलता है जो देखने में पंख फैलाए चिड़िया की आकृति जैसी मिलती है। इसी के साथ जो है कुंभकारी का व्यवसाय भी जो है उन्नत स्थिति में था। खटी जो है वह बांस आदि की टोकरियां बनाता था। नट व गायक जनता का मनोरंजन करते थे। वाजपेयी स्नेही जो संहिता है उससे ये भी ज्ञात होता है कि समुद्र यात्रा के लिए 100 पतवार वाले जहाज भी बनाए जाते थे। ये जहाज संभवतः 100 पतवार के होते थे और लंबी लंबी यात्राएं करते थे और व्यापार के काम में आते थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी चिकित्सा व्यवसाय के बारे में। तो उत्तरवैदिक काल में चिकित्सा व्यवसाय भी पर्याप्त उन्नत था। ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि इस युग में चिकित्सक क्षय, कोढ़, पागलपन, गठिया, नासूर, फोड़ा, फुंसी, नेत्र रोग आदि बीमारियों का उपचार करता था। रोगों को दूर करने हेतु तंत्र मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता था। वैदिक साहित्य में इस व्यवसाय के लिए भिषक शब्द का प्रयोग किया गया है। तत्कालीन युग में प्रचलित व्यवसाय ये स्पष्ट करते हैं कि श्रम विभाजन का सिद्धांत इस युग में चालू हो गया था। ब्राह्मण ग्रंथों में व्यावसायिक संगठनों के लिए श्रेष्ठ शब्द मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य की। तो उत्तरवैदिक काल में आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यवसाय प्रचलित थे, उन्नत स्थिति में थे। बड़े बड़े व्यापारी जो है वो श्रेष्ठ कहलाते थे। इस युग में व्यापारियों के संगठन का भी उल्लेख मिलता है। साधारणतया व्यापार विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। ऋग्वैदिक युग के समान गाय भी अब भी विनिमय का साधन थी। व्यापार के फैलाव से सिक्कों का प्रचलन हो गया था। इस युग में मुख्य मुद्रा को शतमान कहा जाता था। अथर्ववेद के अनुसार देश के व्यापारी अपनी सामग्री के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। अब बात करना चाहूँगी मैं विदेशी व्यापार के बारे में या विदेश व्यापार के बारे में। तो उत्पादित वस्तुओं का व्यापार विदेशों से स्थल और जल मार्गों के द्वारा किया जाता था। राय चौधरी और मजूमदार के अनुसार इस युग में समुद्री व्यापार भी किया जाता था जो संभवतः बेबीलोन के साथ होता था। आंतरिक व्यापार के लिए बैलगाड़ियों और नावों का प्रयोग होता था। तो विद्यार्थी हम देखते हैं कि जो उत्तरवैदिक काल है उसमें अर्थव्यवस्था का स्वरूप लगभग वैसा ही था जैसा ऋग्वैदिक काल में था, लेकिन व्यवसायों की संख्या में बढ़ोतरी हुई क्योंकि जैसे जैसे आर्यों का विस्तार यहाँ पर होता जा रहा था, स्थायी रूप से वो यहाँ रहने लगे थे, तो वैसे वैसे जो है उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही थी। और आवश्यकताएं, जैसे कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसलिए आवश्यकताओं को बढ़ने की वजह से आर्यों के व्यवसायों में भी वृद्धि होती जा रही थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तरवैदिक काल में कुटीर उद्योग, धंधों, खेती और व्यापार का अच्छा विकास था और उन सब के परिणाम स्वरूप उत्तरवैदिक काल के आर्यों की आर्थिक स्थिति भी समृद्ध थी। धन्यवाद।